लेडीज वर्क चल रहा है आपका। एक टॉपिक क्लास रह गया था आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, वैसे पहले जब हमने किया था उसका मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको डायरेक्टली इक्वेशंस लिखवाई थी उसकी ऑलरेडी। अब उस पर हाँ थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके नहीं किया था हमने, ज़रूरी है, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए वो भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल में उसकी डेरिवेशन करवाऊँगी। ठीक है, कि उसकी डेरिवेशन किस तरीके से करनी है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे भी आपके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। हालांकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं गिवन है, लेकिन क्योंकि एसटीआर थ्योरी जो होती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या जिसे हम कहते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत, आपेक्षिकता का सिद्धांत, तो उसके अंतर्गत ही आता है आपका। इसीलिए मैंने पहले आपको लॉरेंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करवाए थे, तो उसके साथ मैंने आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की भी इक्वेशंस लिखवा दी थी कि अगर इन केस आए तो आपको इक्वेशंस पता हो। लेकिन जैसे मैंने देखा कि क्वेश्चंस वगैरह उससे रिलेटेड आते हैं, है ना, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ लो। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो हम बात करें, आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल लो एक, आपके फर्स्ट यूनिट का ही है ये टॉपिक। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किया था हमने, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी शॉर्ट में कर रखा है कॉपी में, इसलिए तो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। अच्छा, न्यू टॉपिक डालो आप। देखो पहले टॉपिक तो क्या डालो, पहले एक बात सुनो। आपने जैसे आपेक्षिकता का सिद्धांत मैंने आपको लिखवाया हुआ है, पहले आप लोग अपनी कॉपीज में उस जगह पे जाओ जहाँ हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किया था। मैं कुछ चीज़ें आपको वहाँ से रिवाइज करवाना चाह रही हूँ इस वजह से। ठीक है, जहाँ हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तो आपको ध्यान हो तो देखो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया, अभी मैंने आपको फिर थोड़ा एक्सप्लेन करके भी बता दिया था अभी लास्ट क्लासेस में। ठीक है, उसकी इक्वेशंस हमने कैसे वेग रूपांतरण, त्वरण रूपांतरण वगैरह की जो भी समीकरणें थी वो हमने पढ़ी थी। मिल गया आप लोगों को। उसके बाद हमने देखा था कि गैलीलियन का निश्चलता सिद्धांत भी एक जगह लिख रखा है हमने, गैलीलियन का निश्चलता सिद्धांत लिखा हुआ दिख रहा है कहीं पे, गैलीलियन का निश्चलता सिद्धांत, है ना। तो निश्चलता सिद्धांत भी हमें क्या बताता है, यही चीज हमने इसकी डेफिनेशन में लिख ली थी कि कोई भी दो निर्देश तंत्र में हमने बताया कि जो भी भौतिकी के मूल नियम हैं, फिजिक्स के जो भी फंडामेंटल लॉज है, गैलीलियन ने ऐसा कहा कि अगर आप, क्योंकि गैलीलियन ने अपने उसकी रूपांतरण समीकरणें पढ़ रखी है, एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में हमने क्या देखा, वेग का मान भी लगभग कांस्टेंट सा रहता है, त्वरण का मान भी कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। तो ये गैलीलियन ने ऐसा कहा था कि आप चाहे किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख लो कि जो भौतिकी के जो भी आपके मूल नियम है, फंडामेंटल लॉज है, वो सारे के सारे कैसे रहते हैं, समान रहते हैं दो निर्देश तंत्रों में। और समान को ही क्या कहा जाता है, निश्चल कहा जाता है। निश्चल का मतलब होता है समान रहना, सेम वैल्यूज रहना। ठीक है, ये सिद्धांत क्या कहलाता है, गैलीलियन का निश्चलता सिद्धांत कहलाता है। लिख रखा है आपने। उसके बाद में नीचे हमने नेक्स्ट टॉपिक लिखा था एसटीआर की मूलभूत अवधारणा या आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत की मूल अवधारणा लिखा हुआ है। मिला आप लोगों को टॉपिक एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को शॉर्ट में कहा जाता है एसटीआर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, इसे कहा जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऐसे शॉर्ट में कहा जाता है एसटीआर थ्योरी, एसटीआर थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। या फिर कई बार इसे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये थ्योरी आइंस्टीन ने दी थी। तो कई बार आपको कहीं मिल सकता है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, या आइंस्टीन का आपेक्षिकता का सिद्धांत क्या है, या फिर आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत क्या है, या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, या फिर एसटीआर थ्योरी क्या है, ये सब एक ही नाम है। ठीक है ना, एसटीआर थ्योरी जो है एक ही नाम है और इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मैंने आपको लिखवा रखी है। ठीक है, इसकी दो मूल अवधारणाएं हमने लिख रखी है, लिखी हुई है आपने कॉपी में पहले से। दो मूलभूत अवधारणाएं हमने लिखी हुई है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा हम बात करें कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई कहाँ से। ठीक है, तो देखो बात शुरू कहाँ से हुई, सबसे पहले जैसे हमने क्या देखा, अभी जो हमने रूपांतरण समीकरणें पढ़ी, जब हमने टॉपिक डाला था कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें सबसे पहले तो हमने एक नॉर्मली कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं वो देखा था हमने। ठीक है, मैंने आपको टॉपिक लिखाया भी था कि उससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपको शुरुआत वहीं से भी किस तरीके से रूपांतरण समीकरणें मिल सकती हैं।
ठीक है, लिखा भी था हमने इसके लिए। ठीक है, क्या टॉपिक था हमारा, मैं आपको टॉपिक बता दूँ तो आपको ध्यान आ जाएगा। सबसे पहले हमने स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण समीकरणें पढ़ी थी ना, समय अनाश्रित जो थी वो समीकरणें नॉर्मली दी गई थी किस तरीके से रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, रूपांतरण किया किसने, सबसे पहले गैलीलियन ने किया। ठीक, पहले थोड़ी सी इसकी स्टोरी समझते हैं। तो सबसे पहले गैलीलियन ने ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस दी। देख चुके हैं हम गैलीलियन की रूपांतरण समीकरणें, तीनों रूपांतरण हमने देखे, त्वरण का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण या फिर स्थिति सदिश का रूपांतरण। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो गैलीलियन ने साथ के साथ हमने जब गैलीलियन रूपांतरण का टॉपिक किया तो उसमें हमने लिखा भी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर रिमाइंड करवा रही हूँ कि गैलीलियन ने अपने दो स्टेटमेंट दिए। दो स्टेटमेंट क्या दिए, एक तो उसने ये बताया कि कोई भी जैसे दो निर्देश तंत्र आपने ले लिए, ठीक है, एक तो आपको पता है कि गैलीलियन की जो तीनों रूपांतरण समीकरण कैसी थी, समय अनाश्रित थी, टाइम इंडिपेंडेंट थी। लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, टाइम इंडिपेंडेंट या समय अनाश्रित। ठीक है, तो गैलीलियन ने क्या कहा कि आप कोई भी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो, एस है, एस डैश है, मतलब ये एक मान लो जड़ित भी है, एक मूव कर रहा है, कैसा भी है, कि इन दोनों में अगर इसमें कोई घटना, कोई भी घटना जो है, या एक टाइम पे मान लो दो घटनाएं हो रही है, तो यहाँ पर उनमें जो समय अंतराल है इस फ्रेम में भी वही समय अंतराल होगा। मतलब दो घटनाएं अगर एक फ्रेम में समान समय में घट रही है तो दूसरे फ्रेम में भी वो समान समय में ही घटेगी। मतलब कि टाइम का एक फ्रेम में आप बात करो, दूसरे फ्रेम में तो टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इन्होंने कहा कि टाइम कैसा होगा, टाइम पे अनाश्रित होंगी ये दोनों जो भी घटनाएं होंगी वो। इसलिए एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने कहा कि टाइम कैसा होता है, निश्चर होता है। निश्चर होने का मतलब कि टाइम दोनों रेफरेंस में क्या रहेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम जो है वो आपका सेम रहेगा। क्लियर है। या इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया था, उनके कहने का मतलब ये था कि अगर मान लो एक घड़ी हमने एस फ्रेम में रख दी, एक घड़ी हमने एस डैश फ्रेम में रख दी। ठीक है, कि एक घड़ी मान लो है एस फ्रेम है, वो अपना जड़त्वीय है तो घड़ी यहीं की यही है, एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में घड़ी भी मूव कर रही है। तो उन्होंने कहा लेकिन दोनों का टाइम की अगर अपन बात करें तो दोनों एक घड़ियां जो है वो एक टाइम पे सेम ही टाइम शो करेंगी। अगर आप किसी टाइम देखो, अगर इस घड़ी में 12 बज रहे हैं तो इसमें भी 12 ही बजेंगे, ऐसा गैलीलियन ने कहा। क्लियर है। दूसरी चीज उन्होंने क्या कही कि कोई भी दो पॉइंट है, कोई दो पॉइंट है, अगर उनकी लेंथ इस फ्रेम में, इस फ्रेम में मान लो कुछ भी है, 1 मीटर 2 मीटर कुछ भी, एक फिक्स एल लेंथ हमने मान ली। ठीक है, तो ये जो दूसरा एस डैश फ्रेम होगा इसमें भी उनकी लंबाई कैसी रहेगी, समान ही रहेगी। मतलब कि उनकी लेंथ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो स्टेटमेंट किसने दी, गैलीलियन ने दी है। आपके ओपी में लिखा भी है, पहले भी समझाया था। ठीक, वैसे भी हम जो इसके इक्वेशंस निकालते हैं वहां से ही हमें क्लियर हो जाता है। समय अनाश्रित होने का मतलब ही ये होता है कि दोनों जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब उनके अंदर का जो होने वाली घटनाएं हैं वो घटनाएं भी कैसी होंगी, टाइम इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, मतलब कहने का ये कि टाइम दोनों फ्रेम में समान रहेगा। दूसरे नंबर पे क्या बताया, कोई दो बिंदु है जिनके बीच की लंबाई जो है एस फ्रेम में कुछ भी एक निश्चित लंबाई है तो एस डैश फ्रेम में भी उनकी लंबाई उतनी ही रहेगी। मतलब कि फ्रेम चेंज होने के साथ में उनकी लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो जो नियम थे ये किसने दिए थे, गैलीलियन ने दिए थे। आप चाहो तो जहाँ आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लिख रखा है वहाँ आप कॉपी के टॉप पर पेंसिल से कैसे भी शॉर्ट में लिख सकते हो ताकि आपको ध्यान रहे। थोड़ी सी थ्योरी वगैरह लिखना चाहो आप एग्जाम टाइम पे तो उसके लिए। ठीक है, तो जब क्या हुआ कि ये दोनों दी गई धारणा है, उसके बाद में ही क्या गैलीलियन ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की समीकरणें दे दी। तो ये जो दोनों के दोनों जो इन्होंने जो नियम दिए थे गैलीलियन ने, अभी जो हमने दो नियम देखे वो दोनों नियम जो थे वो इतने इजी गोइंग थे और इतनी इजी लैंग्वेज में थे कि जनरली पढ़ने पर सही लगा। जैसे अभी हम सोचे कि हाँ दोनों में फ्रेम एक चाहे मूव कर रहा हो चाहे एक स्थिर हो, लेकिन उससे घड़ी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो टाइम तो सेम ही शो करेगी दोनों। और या फिर मान लो कोई एक छड़ है, कहने का मतलब कोई एक छड़ जो हमने एस फ्रेम में रखी उसकी लंबाई अगर हमें 2 फीट मिली है तो एस डैश फ्रेम में भी रख देंगे तो लंबाई 2 फीट ही मिलेगी, उसकी लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि दूसरे फ्रेम में आकर के छड़ छोटी हो जाएगी। तो जनरली इनको देखने पर क्या हुआ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं मिली। कमी पाई गई कि जब कुछ और एक्सपेरिमेंट किए गए इन नियमों के द्वारा ही तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई। उन प्रॉब्लम्स के बारे में फिर स्टडी किसने की, आइंस्टीन ने की। तो आइंस्टीन ने फिर से गैलीलियन ने जो दोनों नियम दिए इन दोनों नियम को फिर से देखा, थोड़ा इन पर उन्होंने वर्क किया और उसके बाद में आइंस्टीन ने अपनी एक थ्योरी दी जो कि किस नाम से जानी गई,
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, STR थ्योरी के नाम से जानी गई। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ये जो दोनों लॉज दिए गए थे वो कैसे पाए गए, थोड़े गलत पाए गए कि इस ऐसा नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई घटना अगर एक फ्रेम में सेम टाइम पे हो रही है, कोई दो घटनाएं, तो दूसरे फ्रेम में भी वो सेम टाइम पर ही हो, ऐसा नहीं होता है। ये कहना था आइंस्टीन का। ठीक है, तो आइंस्टीन ने इनके गैलीलियन के दोनों नियमों का खंडन किया और अपनी एक न्यू थ्योरी दी। वो थ्योरी किस नाम से जानी जाती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत और आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत की दो मूलभूत अवधारणाएं जो आइंस्टीन ने दी। आइंस्टीन ने भी फिर अपनी दो मूलभूत अवधारणाएं दी, वो क्या दी, वो आपकी कॉपी में मैंने लिखवाई थी, तो उसके ऊपर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है वो क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है। तो मैंने आपको लिखवाया था तभी बताया था कि इम्पोर्टेंट है, फिर से एक बार उस पर टिक कर लो कि आइंस्टीन या फिर आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत की मूलभूत अवधारणाएं क्या हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। ठीक है ना, इसलिए आपको वो ध्यान रखनी है, अच्छे से याद रखनी है। सिंपली आपसे पूछ लेंगे जैसे क्वेश्चन में कि आइंस्टीन की आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत की मूलभूत अवधारणाएं दीजिए तथा लॉरेंस के रूपांतरण समीकरण व्युत्पन्न करो। तो एक बड़ा क्वेश्चन हो गया। पहले आपको ये दोनों लॉज लिखने हैं आइंस्टीन के, STR थ्योरी के दोनों अवधारणाएं क्या है वो दोनों, और उसके बाद लॉरेंस रूपांतरण समीकरण है वो हमें निकाल के बतानी होंगी। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मूलभूत अवधारणाएं आप देखो अपनी कॉपी में क्या क्या लिखा हुआ है। पहला जो मूलभूत अवधारणा लिखी थी वो हमने लिखी थी कि प्रकृति के सभी नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समान रूप से होते हैं, और यह अवधारणाएं क्या कहलाती है, तुल्यता का सिद्धांत कहलाती है, या इसे हम न्यूटन के आपेक्षिकता सिद्धांत के समान होती है। इसीलिए यांत्रिकी के सभी मूलभूत सिद्धांत सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समान रूप से वैध होते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा पहला मूलभूत नियम है। और दूसरा नियम हमने क्या बताया था कि जिसे हम कहते हैं कि वेग का निश्चितता सिद्धांत, प्रकाश के वेग का, कि सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में प्रकाश के वेग का मान सभी दिशा में समान रहता है। मतलब प्रकाश का वेग एक सार्वत्रिक नियतांक है, अतः प्रकाश का वेग स्रोत के वेग या फिर प्रेक्षक के वेग पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा क्लियरली कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब आइंस्टीन ने, गैलीलियन ने तो क्या बोला, गैलीलियन ने बोला कि कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी है वो अगर इस फ्रेम में समान है तो इस फ्रेम में भी उतनी ही होगी। ठीक है, जबकि आइंस्टीन ने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी उससे ये नियम जो है वो सिद्ध नहीं होता। कैसे सिद्ध नहीं होता, आइंस्टीन ने ये कहा कि कोई भी प्रकाश का जैसे हम अगर वेग ले रहे हैं तो वो क्या होगा, सभी निर्देश तंत्र में प्रकाश के वेग का मान जो है वो समान ही होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि मान लो जैसे सूरज की किरणें, ठीक है, सूरज के, ये सूरज है और इसकी किरणें जो है वो धरती पर आती है, तो इनका वेग हम कितना ले रहे हैं, c वेग ले लिया हमने, प्रकाश का वेग c ले लिया। ठीक है, अब मान लिया कि यहाँ पर एक वायुयान जा रहा है, जैसा भी है मतलब, ठीक है ना, एक वायुयान जो है वो जा रहा है अपनी कोई v वेग से। ठीक है, अगर वायुयान जो है वो सूरज की तरफ अगर आ रहा है, मतलब कि अगर, या फिर हम ये बोलें कि सूरज के साथ साथ इसकी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, या हम ये बोले कि अगर ये सूरज से दूर जा रहा है वायुयान कहीं, ठीक है, तो इन दोनों का अपेक्षित वेग कितना हो जाएगा, v-c हो जाएगा। या फिर अगर सेम डायरेक्शन में दोनों मोशन कर रहे हैं तो टोटल वेग कितना हो जाएगा, v+c हो जाएगा। ठीक है, जबकि धरती पर आने वाली जो किरणें हैं, आइंस्टीन ने क्या कहा कि किरणें चाहे किसी भी तरीके से गति कर ले कि इनका जो टोटल ओवरऑल जो मान होगा वो कितना होगा, इनका वेग जो है वो c का c ही मान रहेगा। इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि ये जैसे दो पॉइंट मान रहे हैं हम, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का जो लंबाई है या जो दूरी है वो चेंज हो रही है ना, v-c या v+c, मतलब कि समान नहीं हो सकता। ठीक है, और इनके जो वेग की बात की गई कि वेग कैसा रहेगा, कांस्टेंट वेग रहेगा। ठीक, समझ में आ गया? तो ये इसमें आपको कुछ भी नया लिखना नहीं है, लिखा हुआ है, मैंने बस ये रिमाइंड करवाई कि वो चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों मूलभूत अवधारणाएं बहुत बार आपके एग्जाम में आती है, आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका रिवीजन वर्क चल रहा है तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ तो आपको ध्यान रहेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन।
लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लॉरेंस रूपांतरण। तो सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं कि रूपांतरण किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि रूपांतरण क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। आप लोग को पता है, आप लोग कितनी बार पढ़ चुके हो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, फिर भी हम नॉर्मली देखते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो हमने मान लिया ये कोई एक पर्सन है, ए नाम दे दिया इसको हमने। ठीक है, ये कोई दूसरा पर्सन है, इसे हमने बी नाम दे दिया। क्लियर है। हम क्या बात कर रहे हैं कि मान लो इन दोनों से ये कुछ दूरी पर कोई पॉइंट है पी, और इस पॉइंट तक इन दोनों को पहुंचना है। ठीक है, तो हम दोनों के सापेक्ष देखें कि इस पॉइंट से इन दोनों की दूरी क्या होगी, या कुछ अन्य हम रूपांतरण करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, इन्हें कोई एक निर्देश तंत्र के रूप में हम इन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा एक निर्देश तंत्र है, ये इसके क्या हो जाएंगे, इसके जो अक्ष हो जाएंगे, ये एक्स ए हो गया, ये हो जाएगा वाई ए और ये जेड ए। क्लियर है। इसी तरीके से इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स बी, ये हो जाएगा वाई बी और ये हो जाएगा जेड बी। क्लियर है। इन दोनों के बीच की दूरी ए और बी, जो ये दोनों पर्सन थे, इन दोनों के बीच की दूरी हमने टोटल मान ली कि 8 दूरी है। टोटल दूरी कितनी है, 8 दूरी है। तो हम क्या लिखना चाहें, अगर हम बात करें कि इसकी ए वाले की इस पी पॉइंट से दूरी कितनी हो जाएगी, तो आपका कितनी दूरी हो जाएगी, एक्स ए बराबर कितनी दूरी आर, और प्लस आगे की दूरी कितनी है, एक्स पी के बराबर, तो एक्स पी प्लस आर हो जाएगा। बी वाले की दूरी तो केवल इसके एक्स अक्ष से जितनी दूरी है उतनी दूरी ही है। ठीक है, इसकी दूरी कुछ एक्स्ट्रा है, तो इसकी दूरी कितनी एक्स्ट्रा है, इसकी दूरी जो है वो, और प्लस इन दोनों के बीच की दूरी जो कि आर है, उन दोनों के बराबर। बाकी वाई में और जेड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी हमारा पॉइंट है, ये इसको हम किस डायरेक्शन में बता रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में बता रहे हैं। ठीक है, तो वाई और जेड डायरेक्शन है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका वाई ए बराबर क्या हो जाएगा, वाई बी, और जेड ए बराबर क्या हो जाएगा, जेड बी। क्लियर है। ये इस टाइप के जो हम समीकरण कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, रूपांतरण समीकरण कहा जाता है। किसी में भी ये कोई लिखने वाली चीज नहीं है, मैंने जनरली बताया है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक, समझ में आ गया आपको ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से कोई भी दो वस्तु है, कोई पिंड है, कोई दो इंसान है, उन दोनों का हम कोई एक पॉइंट के सापेक्ष दोनों का रूपांतरण करें, तो उन दोनों को आपस में रिलेट करते हुए जो भी समीकरण हम बनाते हैं, वो समीकरण ही क्या कहलाती है, रूपांतरण समीकरण कहलाती है। ठीक, अब देखो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपने पहले भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, उसके बारे में क्या बताया था, देखो अब आपकी कॉपी में लिखा हुआ भी होगा, एक बार टर्न करके आप देखोगे तो मैंने आपको ये चीज़ लिखवा रखी थी कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि ये लॉरेंस ने ऐसा कहा, गैलीलियो ने तो कहा था कि कोई भी इवेंट जो है अगर एक फ्रेम में सेम टाइम पर हो रहे कोई दो इवेंट, तो दूसरे फ्रेम में भी सेम टाइम पे होंगे। जबकि लॉरेंस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कोई दो घटनाएं किसी एक फ्रेम में अगर सेम टाइम पर हो रही है तो वो दूसरे फ्रेम में भी सेम टाइम पर ही हो। ठीक है, या एक टाइम पे अगर दोनों के बीच में जो भी समय अंतराल है वो समान है, तो दूसरे में भी उतना ही समय अंतराल हो। क्लियर है। मतलब ये कहा कि जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं कि एक टाइम पे दो घटने का होना, मतलब कि दोनों में टाइम का डिफरेंस बीच में कितना है, 0 हो गया, दोनों सेम टाइम पर हो रही है। ठीक है, मतलब कि 2 बजे ही मान लो दो घटनाएं घट गई, तो दोनों का टाइम तो 2 बजे है, तो टाइम में डिफरेंस 0 हो गया, मतलब डेल्टा टी बराबर 0। मान लिया कोई एस फ्रेम में आप कह रहे हो कि डेल्टा टी बराबर 0 है, डेल्टा टी का मतलब दोनों में डिफरेंस कि टी टू माइनस टी वन बराबर 0। टी टू क्या है, दूसरी घटना का टाइम, टी वन है पहली घटना का टाइम। क्लियर है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमें, इम्प्लाइज टी टू इक्वल टू टी वन मिल जाएगा। ठीक है, के लिए तो लॉरेंस ने कहा कि अब एस्टेज फ्रेम में भी अगर आप बात करोगे, तो एस्टेज फ्रेम में ये ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का टाइम में डिफरेंस वहाँ क्या लेंगे हम, टी डैश, कि टी डैश जो है वो ज़रूरी नहीं है 0 के बराबर ही हो। मतलब कि जो आप टी टू डैश और टी वन डैश में जो डिफरेंस लोगे, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो वैल्यूज़ जो हैं 0 के बराबर हो, मतलब कि दोनों का टाइम कैसा हो, सेम टाइम पर ही हो, कि टी टू डैश जरूरी नहीं है बराबर हो टी वन डैश के, ये कहा। जबकि गैलीलियन ये कह रहे थे कि अगर टी टू बराबर टी वन है, तो टी टू डैश बराबर भी क्या होना चाहिए, टी वन होना चाहिए। जबकि लॉरेंस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, टी टू बराबर टी वन है एक फ्रेम में, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टी टू डैश भी टी वन डैश के बराबर ही हो। तो इस प्रकार के रूपांतरण क्या कहलाएंगे, लॉरेंस रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे। तो लॉरेंस एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने
जो गैलीलियन की जो समीकरण थी उसमें उन्होंने कुछ कमियां ढूंढी और उसके अकॉर्डिंग अपने कुछ नए रूपांतरण समीकरण दिए। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हेडिंग डाल दी आपने, लॉरेंस रूपांतरण समीकरण। और अब इसमें लिखो, देखो इसमें डेफिनेशन क्या है, लिखो लॉरेंस रूपांतरण, लॉरेंस रूपांतरण कॉमा दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के मध्य, दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के मध्य वह रूपांतरण है, वह रूपांतरण है जहां एक निर्देश तंत्र, ये जो आपने लिखा है ना दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, वो जड़त्वीय काट दो, केवल लिखो दो निर्देश तंत्रों के मध्य वह रूपांतरण है, कॉमा जहां एक निर्देश तंत्र, जहां एक निर्देश तंत्र नियत वेग से, एक निर्देश तंत्र नियत वेग से दूसरे तंत्र के सापेक्ष गतिशील है, दूसरे तंत्र के सापेक्ष क्या है, गतिशील है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। डेफिनेशन तो ठीक है, सिंपल सी जो भी बात है वो। एक अगर हम डिफरेंस कोई आपसे पूछ ले कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, तो दोनों के डेफिनेशन से और दोनों में जो भी अभी हमने बताया कि दोनों में ज़रूरी नहीं है कि कोई दो घटनाएं सेम टाइम पर हो, ये सब तो आप बता ही दोगे। ठीक है ना। ठीक है, दूसरा जो एक और मेन इन दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी कॉपी में लिखा हुआ ही होगा या आपने सिर्फ अच्छे से पढ़ा होगा किसी स्टूडेंट ने तो ध्यान भी होगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है मैंने आपको बताया था कि वो लो वेलोसिटी वर्ल्ड के लिए होता है। ध्यान आ रहा है आपको, एक वर्ड मैंने कहा था, लो वेलोसिटी वर्ल्ड। लो वेलोसिटी वर्ल्ड, लो वेलोसिटी वर्ल्ड क्या होता है, जो हमारी दुनिया है जनरल, जो हमारी डेली लाइफ है, वही क्या कहलाती है, लो वेलोसिटी वर्ल्ड, मतलब कि कम वेग वाली दुनिया। लो वेलोसिटी वर्ल्ड का हिंदी में मीनिंग क्या है, कम वेग की दुनिया। हमारे डेली लाइफ में जो भी प्रोसेस होते हैं, चाहे पानी का बहना है, कोई गाड़ी का चलना है, कोई म्यूजिक का बजना है, ट्रेन का चलना है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, कोई पक्षी उड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं, ये सारी घटनाएं किस में आती है, लो वेलोसिटी वर्ल्ड में आती है। अब लो वेलोसिटी वर्ल्ड से मतलब क्या है कि ये सारी घटनाएं भले ही आपको कितने भी फास्ट लगे, जैसे हम देखते हैं ना कोई ट्रेन है बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट चल गई, लेकिन वो सारे के सारे वेग जो है कितना भी तेज हो, लेकिन सूर्य का जो वेग है उस वेग से बहुत बहुत ही कम होता है। मतलब वी जो होता है, जो हमारा नॉर्मल किसी भी घटना का जो हम वेग बता रहे हैं, जैसे पानी बह रहा है तो पानी का वेग है, हम चल रहे हैं तो हमारा वेग है, कोई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी का वेग, जो भी वेग हो एक्स वाई जेड, उस वेग का मान वेरी 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 लेस देन सी होता है। सी क्या होता है यहाँ पर, प्रकाश का वेग, कि प्रकाश का निर्वात में वेग जितना होता है उस वेग से हमारी जो दुनिया है, हम में से किसी की भी वेलोसिटी उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। वी जो होता है कभी नॉट इक्वल टू सी हो सकता है, या फिर इससे ज़्यादा, वी ग्रेटर देन सी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारी जो दुनिया है वो लो वेलोसिटी वर्ल्ड है। और हमारी दुनिया के लिए जो गैलीलियन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण दी थी, वो एक प्रकार से हमारी दुनिया में थोड़ी सेट होने वाली थी। क्लियर है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गैलीलियन, ये किसके लिए है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आप चाहें तो ये चीज़ कहीं साइड में आप नोट करके लिख सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो किसके लिए दी गई, लो वेलोसिटी वर्ल्ड के लिए, मतलब जहाँ वी का मान वेरी 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 लेस देन सी हो। जबकि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन दिए गए, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण किसके लिए थी, जहां v जो हो वो लेस देन सी हो, मतलब कि जहां पर वेग का मान काफी बढ़ जाता हो। ग्रेटर देन सी तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि सी से ज्यादा वेग तो किसी का नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कि बहुत ज्यादा डिफरेंस करने वाली चीज नहीं हो, मतलब हमारी दुनिया से अलग। जैसे अगर हम स्पेस की बात करें या कहीं ऐसे जैसे साइंटिस्ट मान के चलते हैं ना किसी चीज को आइडियल, तो उस दुनिया के लिए हम मान सकते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण जो है वो वहां पे सेट होती हैं वेयर बी लेस देन सी। मैंने लास्ट टाइम आपको जहाँ लिखवाया था, हो सकता है बाय मिस्टेक शायद मैंने बी ग्रेटर देन सी लिखवा लिया, उसे भी आप करेक्ट करके क्या लिख लेंगे, बी लेस देन सी।
ठीक है, जबकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण है बिल्कुल लो वेलोसिटी वर्ल्ड के लिए, वेयर v इज वेरी 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 लेस देन c होता है। ठीक है, ये इन दोनों में एक टाइप का डिफरेंस होता है। आप ये डिफरेंस अगर कभी आ जाए कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करें जैसे कि सबसे पहले देखो हम स्थिति एक लेते हैं, केस फर्स्ट। पहली स्थिति हमने मान ली कि कोई दो निर्देश तंत्र एस व एस डैश हैं। माना दो निर्देश तंत्र एस व एस डैश हैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए फर्स्ट कंडीशन तो हम क्या मान के चल रहे हैं, ये हमने मान लिया कोई एस फ्रेम है, ये हमने मान लिया कोई एस डैश फ्रेम है। ठीक है, ये एस फ्रेम हो गया, ये एस डैश फ्रेम हो गया। तो इसके अक्ष क्या हो गए, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, इसका मूल बिंदु हो गया ओ डैश, ये हो गया आपका एक्स डैश, ये हो जाएगा आपका वाई डैश और ये हो जाएगा आपका जेड डैश। क्लियर है। एस निर्देश तंत्र हमने मान लिया t बराबर 0 टाइम पर है, और जबकि एस डैश के सापेक्ष टाइम हमने क्या मान लिया, t डैश बराबर 0 टाइम पर हमने मान लिया है। क्लियर है। अब यहाँ हम पहली कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं कि जो एस फ्रेम है ना वो मूव कर रहा है। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पे दोनों की अगर हम बात करें स्थिति सदिश की, कोई भी बिंदु उसके सापेक्ष अगर हम स्थिति सदिश लेंगे तो एस का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर आर। ठीक है, और एस डैश का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डैश। क्लियर है, वेक्टर आर और वेक्टर आर डैश इन दोनों के स्थिति सदिश का मान हो गया। दूसरा, अब यहाँ पर हम ये लेकर के चल रहे हैं कि जो एस फ्रेम है वो गति कर रहा है एस डैश के सापेक्ष। एस डैश यहाँ पर फिक्स है, जड़त्व है, और जबकि एस फ्रेम है वो यहाँ पर मोशन कर रहा है किसी v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी के साथ में मोशन कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है, एस तो अपनी एस डैश अपनी जगह फिक्स है, एस यहाँ पर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब एस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड उनमें ही परिवर्तन होगा। तो जो रूपांतरण समीकरण दी जाएंगी वो किसके लिए दी जाएंगी, एक्स वाई जेड के लिए दी जाएंगी। समझ में आ रहा है। एस देश अपनी जगह पर फिक्स है, तो उसके दो निर्देशांकों में कुछ परिवर्तन नहीं होना। परिवर्तन किस में होगा, जो कि मूव कर रहा है, जो कि यहाँ पर एस मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो एस के जो निर्देशांक है एक्स वाई जेड उनमें परिवर्तन होगा। तो इसके लिए रूपांतरण समीकरण क्या हो जाएगी, देखो एक्स बराबर, हमने रूपांतरण समीकरण पहले भी मैंने आपको लिखवाई थी, डिपेंड करता है कि डायरेक्शन कौन सा है। जैसे यहाँ हम x के लिए बात करें तो हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगी, x बराबर गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश। ठीक है, जबकि y बराबर वाई डैश हो जाएगा और z बराबर z डैश हो जाएगा। क्लियर है। या हमारे पास हो जाएंगे तीनों रूपांतरण समीकरण, जहाँ इस समीकरण को आप नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, हमने रूपांतरण किस में दी, क्योंकि एक्स वाई जेड में परिवर्तन होगा, किसके सापेक्ष, एक्स डैश वाई डैश या जेड डैश के सापेक्ष, क्योंकि ये तो अपनी जगह फिक्स है। क्या होगा कि यहाँ पे एस जो आपने बताया है फ्रेम ये गति कर रहा है, तो अभी ये देखो एस डैश से कुछ पीछे है, ये वी वेग से धीरे धीरे गति करेगा तो एस डैश की तरफ बढ़ेगा। एक टाइम आएगा जब ये फिक्स एस डैश के ऊपर होगा और एक टाइम के बाद ये एस डैश से भी आगे निकल जाएगा। तो जो निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा है वो एस में होगा, किसके सापेक्ष होगा, एस डैश के सापेक्ष होगा। तो जो निर्देशांक परिवर्तन किस में आएंगे, एस के जो निर्देशांक है उनमें एक्स वाई और जेड में परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन कुछ इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ गामा क्या है, यहाँ गामा बराबर आपको वैल्यू पता है 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। क्लियर है, गामा की वैल्यू 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या कहा जाता है इसे, लॉरेंट्ज फैक्टर या लॉरेंज घटक कहा जाता है। लिख लोगे ये क्या होता है, लॉरेंज फैक्टर, लॉरेंज फैक्टर इसे कहा जाता है। क्यों आता है ये, तो देखो लॉरेंज ने क्या बात कही, लॉरेंज ने कहा कि दोनों घटनाएं अगर एक फ्रेम में सेम है, जरूरी नहीं दूसरे में भी सेम हो, साथ के साथ कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो कि गैलीलियो ने कहा कि एक में अगर दो बिंदु के बीच की दूरी सेम है तो दूसरे में भी सेम ही होगी। लेकिन लॉरेंज ने ऐसा नहीं कहा, लॉरेंज ने कहा कि एक तो दोनों का टाइम भी चेंज हो सकता है और दोनों का जो लंबाई है वो भी चेंज हो सकता है। तो ये जो दोनों में चेंज होता है उसे क्या कहा जाता है, एक तो आप पढ़ोगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या लंबाई में संकुचन, और दूसरी चीज होती है टाइम डिलेशन। ठीक है, तो एक तो होता है कि लॉरेंज के अकॉर्डिंग, मतलब आपको समझ में आ रहा है ये जो गामा है एक एक्स्ट्रा वैल्यू ये कहाँ से आ गई,
गामा का मान होता है ये। यहाँ पर इसकी जब डेरिवेशन करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि ये मान गामा का कैसे आ गया, निकालेंगे हम ये मान भी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि गामा यहाँ पर क्यों आया, कोई आपसे पूछे गामा क्या है, तो पहली बात तो आप बोलोगे गामा लॉरेंस फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। क्यों आता है यहाँ पर, क्योंकि लॉरेंस ने कहा कि जो दो घटनाएं किसी एक फ्रेम में हो रही, ज़रूरी नहीं दूसरे में भी वो बराबर हो, ठीक है। इसका मतलब उनके टाइम में कुछ ना कुछ गैप आएगा, जिसे क्या कहते हैं हम, टाइम डिलेशन कहते हैं, या हिंदी में बोले तो समय में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। दूसरी चीज़ कि जैसे गैलीलियो ने कहा कि दोनों पॉइंट जो है, कोई दो पॉइंट के बीच की दूरी एक फ्रेम में सेम है तो दूसरे में भी सेम ही होगी। लॉरेंस ने इसके लिए भी मना किया कि नहीं ऐसा नहीं होता, लंबाई में भी कुछ ना कुछ, लॉरेंस ने कहा कि लंबाई में कुछ कमी हो जाएगी, जिसे क्या कहा जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या लंबाई में संकुचन। लंबाई में संकुचन आता है, या फिर आप उसे कह सकते हो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है टाइम डिलेशन। तो उन दोनों में ये जो थोड़ा सा जो चेंज आता है ना, तो वो चेंज एक कांस्टेंट मान के रूप में आता है, वो कांस्टेंट मान ही हमारा क्या होता है, गामा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा केस फर्स्ट, ये बना लो आप। ये पढ़ाने का मतलब केवल सिर्फ मतलब इतना था कि आपको ये पता हो कि रूपांतरण किसका करना है, बिना देखे कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन मत किया करो। इसीलिए आपको न्यूमेरिकल्स करने में कभी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैम हम ये किसको माने या ये किसको माने। वो प्रॉब्लम क्यों होगी आपको, कि आप पहले ये देखो कि कौन सा किसके रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। एस मोशन कर रहा है एस डैश के रेस्पेक्ट में, तो एस के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे एस डैश के रेस्पेक्ट में, तब हमारे पास जो रूपांतरण समीकरण है कुछ इस टाइप से बन जाएगी, ठीक है। दूसरा केस हो कि जब एस डैश जो है वो एस के रेस्पेक्ट में मूव करने लग जाए तो क्या होगा, तो पहले ये बना लो फिर अपन दूसरा केस देखते हैं। बना लिया। अब स्थिति दूसरी देखो, बाकी सब चीज़ें सेम ही है, ये हम एक बार को मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, अब ये हमारा एस डैश फ्रेम है, ठीक है। ये टी बराबर 0 पे, टी डैश बराबर 0 पे, आपको पता ही है वो सब चीज़ें सेम है, इसलिए मैंने मिटा दिया है। अब हम उल्टा केस ये मान लेते हैं कि अब एस डैश आपका कोई वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जबकि एस फ्रेम कैसा है, फिक्स रहेगा। ये स्थिति सेकेंड हो गई, ठीक है। यहाँ एस फ्रेम स्थिर है, जबकि एस डैश फ्रेम गतिशील है। पहले वाले में उल्टा था, ठीक है, उसमें भी ऐसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, आपकी समझ में आ ही रहा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे अब ट्रांसफॉर्मेशन किसका होगा, ये एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक्स वाई जेड के फॉर्म में, ठीक है। तो अब चीज़ें कैसी आ जाएगी, जस्ट उल्टी आ जाएगी। जैसे हमारे पास अब एक्स डैश बराबर क्या बन जाएगा, एक्स डैश बराबर बन जाएगा गामा इंटू एक्स माइनस बी टी। ये एक्स कैपिटल एक्स सेम ही चीज़ है, इससे कंफ्यूज मत होना कि स्मॉल एक्स कहाँ से आ गया, ये कैपिटल एक्स लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये अब आपकी हो गई समीकरण 2। वाई डैश और जेड डैश ये तो पैरेलल है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वाई डैश बराबर हो जाएगा वाई और जेड डैश बराबर हो जाएगा जेड। अब आपकी रूपांतरण समीकरण कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएंगी, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। और वैसे भी फाइनल जो हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आएगी वो भी एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश की आएगी, क्योंकि जनरली अभी तक हम जितने भी रूपांतरण करते आए हैं हम उनमें क्या देख रहे हैं, एस को हम स्थिर रख करके और एस डैश कोई गतिशील है और उसके रूपांतरण समीकरण क्या है हम वही निकालना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी यही वैल्यूज हम निकालेंगे। खैर, तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, एक्स में और एक्स डैश में क्या होता है, ठीक है। तो आपने देखा पहले जो आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू आई, यहाँ जो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू आ रही, दोनों क्या है, एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो अगर ये आपकी लॉरेंस रूपांतरण समीकरण हैं
तो वो जो पहले एक्स वाई जेड के मान थे वो आपके क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम लॉरेंट्ज रूपांतरण समीकरण है या फिर इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। क्लियर है? ये समीकरण आपकी लॉरेंट्ज रूपांतरण है, तो जो पहले पढ़ी वो इसकी जस्ट इनवर्स थी, इसलिए वो क्या कहलाती है, इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन या फिर व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। लिखवा दूंगी मैं बाद में, अभी तो आप लोग केवल ये लिखो, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं हमारे डेरिवेशन की। तो आपके पास एक्स समीकरण एक आपके पास क्या आया, एक्स इक्वल टू आपके पास आया गामा एक्स डैश प्लस बी टी डैश। ठीक है, वहां पर टी डैश आया था क्योंकि डैश वाले के रेस्पेक्ट में वैल्यूज दी थी ना, तो बी टी डैश आ गया था हमारे पास मान, समीकरण एक था। ठीक है, समीकरण 2 हमारे पास क्या आया है, इसका उल्टा एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस बी टी, समीकरण 2। आपको वैसे भी देखो समीकरण एक या तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हो, सारी चीजें आपको इन्वर्स कर देनी है। एक्स का एक्स डैश हो जाएगा, गामा कांस्टेंट है एज इट इज रह जाएगा, एक्स डैश है तो एक्स हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। वेग नियत वेग से गतिशील है इसीलिए वेग भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। टी डैश है तो टी हो जाएगा। क्लियर है? मतलब एक इक्वेशन याद हो तो दूसरी आप वैसे भी बना सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो समीकरण 2 है यहाँ से ये एक्स डैश का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू गामा एक्स डैश, पहले ये पूरा रखो कि गामा इंटू एक्स माइनस बी टी, ठीक है, प्लस बी टी डैश। क्लियर है? हमने क्या किया है, ओनली समीकरण 2 से मान उठा करके हमने रख दिया। ठीक, अब इसको थोड़ा आगे तक हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले गामा अपॉन में ले जाओ, ये तो हो जाएगा एक्स अपॉन गामा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये अंदर मल्टीप्लाई करके खोल लेते हैं इसे हम। तो एक तो हो जाएगा गामा एक्स माइनस गामा बी इंटू टी प्लस बी टी डैश। ठीक है, एक्स अपॉन गामा उधर ले गए और बाकी वैल्यूज आ गई। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं बी टी डैश की, तो बी टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी टी डैश रख के बाकी सबको इधर भेज दो, मीन्स एक्स अपॉन गामा माइनस गामा एक्स और प्लस गामा बी इंटू टी फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपली। ठीक है, हम यहाँ पर बी टी डैश क्यों लाए, क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ से टी डैश का मान निकालना है कि टाइम में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो इस बी का यहाँ सब में डिवाइड कर दो, एम्प्लाइज टी डैश इक्वल टू एक्स अपॉन गामा बी माइनस गामा एक्स अपॉन बी प्लस ये बी यहाँ डिवाइड होगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा इंटू टी। नोट कर लो। ठीक है, तो देखो इसे हम थोड़ा और अरेंज कैसे कर सकते हैं, टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा टी हम पहले लिख लेते हैं, गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन गामा बी। ठीक है, इसे सॉल्व किया हमने तो गामा टी ले लिया।
इन दोनों में से माइनस का गामा एक्स अपॉन बी हम कॉमन ले लेते हैं। गामा एक्स अपॉन बी इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, तो वैल्यू क्या बच गई यहाँ पर, ये तो हो गया +1 माइनस, क्योंकि प्लस में से कॉमन लेंगे माइनस, माइनस बच जाएगा, एक्स अपॉन बी बाहर एज इट इज आ जाएगा, गामा आप कॉमन लोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन गामा स्क्वायर। क्लियर है? ये मान हमारे पास फाइनल किसका आ जाएगा, टी डैश का। टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स इंटू गामा एक्स अपॉन वी 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। क्लियर? ये आप कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, नेक्स्ट समीकरण नंबर 3। तो ये आपने टी डैश का मान निकाला है, टी डैश से ही आप टी भी निकाल सकते हो। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली जो भी वैल्यूज है कांस्टेंट के अलावा सबको जस्ट उल्टा कर दो। जैसे गामा एज इट इज, टी का क्या हो जाएगा टी डैश माइनस का हो जाएगा प्लस गामा अपॉन बी एज इट इज, एक्स का हो जाएगा यहाँ एक्स डैश, और यहाँ पे तो ये सब कांस्टेंट ही है, ये एज इट इज आ जाएगा। समीकरण नंबर 4। ठीक है, लिख लिया टी और टी डैश। नेक्स्ट इसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट डाल करके लिखो STR सिद्धांत के, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, शॉर्ट में STR ही लिख लिया करो। STR सिद्धांत के द्वितीय अभिग्रहित के द्वारा, द्वितीय अभिग्रहित, वो जो दो हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे ना, उसमें से सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं। द्वितीय अभिग्रहित के द्वारा क्या है, कॉमा, सभी निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग c समान होगा। द्वितीय अभिग्रहित यही था ना कि सभी निर्देश तंत्रों में क्या होता है, प्रकाश का वेग c समान होता है। तो लिखो STR सिद्धांत के द्वितीय अभिग्रहित के द्वारा, कॉमा, सभी निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग c समान होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। नेक्स्ट पॉइंट डालो यहाँ पे। तो अब हम इस पोस्टुलेट को यूज कैसे करेंगे, नेक्स्ट डालो, लिखो माना एक प्रकाश स्रोत, माना एक प्रकाश स्रोत मूल बिंदु 0 पर, मूल बिंदु 0 पर t बराबर 0, मूल बिंदु 0 पर t बराबर 0 तथा t डैश बराबर 0 पर स्थित है। मतलब कि एक दो रेफरेंस फ्रेम की यहाँ बात हो रही है, समझ के ना आप, दोनों का मूल बिंदु t बराबर 0 के लिए भी और t डैश बराबर 0 के लिए भी स्थित है। कोई प्रकाश स्रोत की बात हो रही है, ठीक है। प्रकाश स्रोत मूल बिंदु 0 पर t बराबर 0 तथा t डैश बराबर 0 पर स्थित है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लिखो प्रकाश स्रोत से एक क्षण दीप्ति, एक क्षण दीप्ति है जिसे कहते हैं फ्लैश, फ्लैश। ठीक है, प्रकाश स्रोत से एक क्षण दीप्ति, ब्रैकेट में लिख लेना फ्लैश, उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, जो c वेग के साथ, जो c वेग के साथ गतिशील है, गतिशील होती है, जो c वेग के साथ गतिशील होती है। गतिशील होती है तथा कुछ समय पश्चात, तथा कुछ समय पश्चात दोनों निर्देश तंत्रों में, कुछ समय पश्चात दोनों निर्देश तंत्रों में उसका मान समान हो जाता है, दोनों निर्देश तंत्रों में
उसका मान समान हो जाता है। ठीक है, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब देखो, अब हम दोनों के लिए कंबाइंड एक डायग्राम बना रहे हैं। ये हमने मान लिया कोई हमारा एस फ्रेम है, ठीक है। ये हमने मान लिया कोई हमारा एस डैश फ्रेम है, सिंपली। ठीक है, दोनों के मूल बिंदु हमने क्या बता दिए, ओ। इसका मूल बिंदु हो जाएगा ओ डैश। इसके निर्देशांक है ये एक्स वाई और जेड। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। क्लियर है। हमने क्या बताया है कि जो भी हमारा मूल बिंदु पर क्या रखा हुआ है, कोई एक प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, और वो कितने वेग से गतिशील है, सी वेग से गतिशील है। ठीक है, तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम जो है, देखो प्रकाश का वेग तो सी है, टाइम है ये टी होगा, इस फ्रेम के सापेक्ष टाइम, और इसके सापेक्ष टाइम क्या होगा आपका टी डैश टाइम हो जाएगा, टी डैश, और इसका टाइम लिख लो आप टी, टी डैश और टी टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें कोई पॉइंट है पी, तो उसके लिए दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी, अगर हम यहाँ से दूरी की बात करें, ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। चाल क्या है यहाँ पर सी, और समय इसके रेस्पेक्ट में समय क्या होगा टी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी सी इंटू टी। इसके सापेक्ष अगर आप ये दूरी लोगे तो इसके सापेक्ष समय क्या है टी डैश, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी सी टी डैश हो जाएगी। चाल तो दोनों के लिए उतना ही है, क्योंकि हमने बोला कि कुछ समय पश्चात दोनों में चाल क्या हो जाता है, समान हो जाता है। वैसे ही प्रकाश का वेग सी, हम कह ही रहे हैं कि सब फ्रेम में कैसा होगा, सेम ही होता है। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय से इन दोनों के मान क्या है, ये टोटल दूरियां हैं, दूरी किसके बराबर हो जाएगी सी टी और सी टी डैश के, बना लो ठीक है। तो यहाँ बात करें बिंदु पी की स्थिति, कितनी है, एस फ्रेम के सापेक्ष, एस फ्रेम के सापेक्ष तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, एक्स बराबर सी टी। ठीक है, ये दूरी कितनी है, दूरी एक प्रकार से एक्स दूरी ही तो है पी बिंदु तक, मैं एक्स को जितना दूर ले जाऊं। ठीक है, और ये एक्स दूरी यहाँ किसके रेस्पेक्ट कितनी आ रही है, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कितनी आ रही है, एक्स की मान सी टी के बराबर। ठीक है, और एस डैश फ्रेम के सापेक्ष क्या आएगा मान, एक्स डैश फ्रेम के सापेक्ष क्या मान हो जाएगा एक्स डैश। इसके लिए दूरी कितनी हो जाएगी एक्स डैश, और एक्स डैश बराबर कितना है सी टी डैश। ठीक है, पी बिंदु की स्थिति हम बता रहे हैं, इन दोनों फ्रेम से पी बिंदु की स्थिति कितनी है, तो इससे पी बिंदु की स्थिति जो है सी टी के बराबर है, और सी टी क्या है, एक प्रकार से एक्स अक्ष की जितनी दूरी है उतना ही है, वाई और जेड तो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, उनसे कोई मतलब नहीं है। सेम चीज एस डैश फ्रेम के लिए दूरी कितनी हो जाएगी पी बिंदु की, सी टी डैश किसके बराबर हो जाएगी, एक्स डैश के बराबर हो जाएगी। ठीक है, लिख लिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो x और x डैश का मान है, ये मान अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखें तो क्या होगा, ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये लिख लेना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, x तथा x डैश का मान समीकरण 1 व 2 में
क्या है आपकी x बराबर गामा x डैश प्लस बी टी डैश है। यह है समीकरण। x का मान रख दोगे तो सी टी के बराबर बराबर गामा x डैश का मान रख दो सी टी डैश प्लस बी टी डैश। ठीक है, तो यहाँ से सी टी बराबर क्या हो जाएगा गामा इंटू टी डैश कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी सी प्लस बी। इसे नाम दे दिया कोई समीकरण ए। इसी प्रकार समीकरण 2 में रखो तो 2 इम्प्लाइज क्या है आपके पास x डैश इक्वल टू गामा x माइनस बी टी। x डैश का मान क्या है सी टी डैश इक्वल टू गामा सी टी माइनस बी टी। तो सी टी डैश बराबर क्या आ जाएगा गामा, यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे टी, वैल्यू आ जाएगी सी माइनस बी। समीकरण नंबर 2। प्रॉपर्ली अच्छे से बनाना, ठीक है। सॉरी समीकरण ए ध्यान दिया है ना, तो ये समीकरण बी दे दो। यहाँ से एक और चीज आप क्या निकाल सकते हो, टी डैश इम्प्लाइज टी डैश बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से सी को अपॉन में भेज दो तो ये वैल्यू हो जाएगी गामा इंटू टी सी माइनस वी अपॉन सी के बराबर क्या मान आ जाएगा, टी डैश का मान आ जाएगा गामा इंटू टी सी माइनस वी अपॉन सी। ठीक है, लिख लिया। टी डैश का मान क्यों निकाला है, अब ये टी डैश का मान हम समीकरण एक में ए में रख देते हैं। यहाँ पर टी डैश चाहिए ना हमें, इसलिए हमने यहाँ से टी डैश निकाल लिया और समीकरण ए में मान रख दो। नेक्स्ट क्या लिखोगे, वैल्यू आएगी आपके पास सी टी इक्वल टू गामा टी डैश की जगह देखो मैं ये पूरी वैल्यू रख रही हूँ, क्या है ये गामा इंटू टी, ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज रख दी, इंटू में क्या बन गया ब्रैकेट में सी प्लस बी मान रख दिया है हमने यहाँ पे। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से। देखो सॉल्व करने का क्या करें हम, सबसे पहले देखो दोनों तरफ इधर भी टी है, मल्टीप्लाई में टी है तो टी से टी तो कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है दोनों तरफ काट दिया, ठीक है। इस सी को पूरे के डिवाइड में सी को इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये वैल्यू क्या हो जाएगी सी स्क्वायर बराबर, समझ में आ गया ना, मल्टीप्लाई में टी से टी कट गया, सी डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई कर दिया सी स्क्वायर, बच क्या गया गामा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा गामा स्क्वायर इंटू में सी माइनस बी, ठीक है, और इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा सी प्लस बी। अब वैल्यू आपके पास क्या आ रही है सी माइनस बी और सी प्लस बी, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ से हम इसे भी खोल देंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बच जाएगा गामा स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, सिंपली आ जाइए हमारे पास वैल्यू। यहाँ से आप दूसरी चीज गामा की वैल्यू निकाल सकते हो, तो गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर लो तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर करेंगे, या फिर हम क्या करें दोनों ऊपर नीचे से सी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे कर देती हूँ
गामा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, नीचे यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन कर लो तो ये तो क्या बच जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या बच जाएगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसीलिए गामा इक्वल टू क्या आता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब गामा क्या है यहाँ पे लॉरेंट्ज फैक्टर, हमने पहले पढ़ा है लॉरेंट्ज गुणांक या लॉरेंट्ज फैक्टर हम इसको कह सकते हैं। समझ में आ गया ये वैल्यू कहाँ से आती है? अभी तक आप सोचते होंगे कि डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, ये कांस्टेंट मान आता कहाँ से है, तो ये हमने इसको भी डिराइव कर लिया, नोट कर लो। लिख लिया। अब ये गामा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, गामा का मान हम समीकरण 1 और 2 में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखें हम गामा का मान एक और 2 में रखने पर, पहले एक में रखा हमने 1 एम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एक की वैल्यू है ये गामा इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, गामा की वैल्यू ला दो 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू में एक्स डैश प्लस वी टी डैश, क्या एक्स बराबर इसे लिख सकते हो आप एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पहली समीकरण आ गई है। समीकरण 2 में अगर आप मान रखोगे ऐसे ही तो मान क्या आ जाएगा एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी और अपॉन में √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स और एक्स डैश इन दोनों को हमने मिला करके नाम दे दिया। कितनी समीकरण अभी तक आप लिख चुके हो? समीकरण मैं तो भूल गई कितना लिखा था, जो भी हो 3 4 5 6 जो भी समीकरण हो उसके अकॉर्डिंग, तो दोनों इक्वेशन मिला करके हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 क्या कहलाती है? एक्स और एक्स डैश दोनों के लिए क्या कहलाती है? लॉरेंस, पहले लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह आता है, अगर आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण ये मान रहे हो तो ये आप देख सकते हो एक्स क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा, तो इसे क्या कहा जाएगा? इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम इन्हें अलग अलग नाम दे देते हैं। समीकरण 5 दे दिया, इसे नाम दे दिया समीकरण 6, ताकि लास्ट में हम अलग अलग कर लेंगे कि ये समीकरण तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है और ये समीकरण क्या है? इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। लिख लो। लिख लिया। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ से गामा स्क्वायर का रिजल्ट क्या है अपने पास 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसे यूज करते हैं हम। और अब फाइनल की तरफ चल रहे हैं, तो गामा का मान एक तो इन दोनों में यूज कर लिया तो दो ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण मिल गई, एक्स एक्स डैश का मान ले लिया। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा है, गामा स्क्वायर बराबर क्या है 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये मान आया है। तो 1/1
अपॉन गामा स्क्वायर क्या आ जाएगा, बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा ना आराम से। 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हम दूसरा रिजल्ट किसका निकाल सकते हैं, अगर हम 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर निकालें तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के आ जाएगी वैल्यू। कुछ नहीं किया है हमने, 1 अपॉन में दिया तो ये वैल्यू ऊपर आ गई। हमने बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यहाँ रख करके और 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर निकाला है। अब ये मान हमने क्यों निकाला है, तो आप लोग खुद ध्यान में लो कि अभी जो अपन ने समीकरण 3 और 4 निकाली है टी और टी डैश की, देखो उन दोनों इक्वेशंस में वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो वहाँ पर हम इन दोनों का मान रख सकते हैं। मतलब इन दोनों का क्या, ये 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर का मान कहाँ रख सकते हैं, समीकरण 3 में और 4 में। टी और टी डैश के जो मान है उनमें वैल्यूज है ना 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर, तो उसकी कंबाइंड हमने वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपके पास सबसे पहले समीकरण 3 कौन सी है, टी की है। टी बराबर आपने क्या वैल्यू ली है, टी बराबर हमारे पास मान है गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन बी 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। ठीक है, टी डैश बराबर गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन बी, ये वैल्यू है 1 माइनस इस पूरे की ये वैल्यू जो है यहाँ से उठा के डाल दो इसका मान, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है इसका मान, ये मान रखते हैं। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर इसका कंबाइंड वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के रख दी। अब बी से बी कट गया, वैल्यू क्या आ गई, गामा टी माइनस गामा एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से गामा कॉमन ले लो, वैल्यू क्या बच जाएगी, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। टी डैश का मान आ रही है, ठीक है, तो टी डैश बराबर गामा का मान लिख भी सकते हो आप यहाँ पे, वैल्यू क्या आ जाएगी, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। समीकरण नंबर हो जाएगा ये आपका 7। तो एक्स डैश का मान आया, ये आपके पास दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन किसका आ गया, टी डैश का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। क्लियर है, समीकरण नंबर 7 नाम दे दो। नेक्स्ट समीकरण 4 में भी इसी तरीके से मान रख सकते हो आप। 4 से किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी की। टी बराबर हो जाएगा गामा टी डैश प्लस गामा एक्स डैश अपॉन वी, ये वैल्यू है, मान रख दो। बी से ये कैंसिल, गामा कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा टी डैश प्लस एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो टी इक्वल टू टी डैश प्लस बी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर और अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। समीकरण नंबर 8। ठीक है, तो जैसे एक्स का मान आया, एक्स डैश का मान आया, वैसे टी का मान आया, टी डैश का मान आया, ये आपके दूसरे रूपांतरण समीकरण हो गए। तथा इसी प्रकार तीसरा क्या अपन रूपांतरण करेंगे, इसी प्रकार
आपके पास मान क्या हो जाएगा, y बराबर वाई डैश, ठीक है। तो वाई डैश बराबर वाई होगा और z बराबर z डैश। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, z डैश बराबर z हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इस रूप में लिख सकते हैं वाई डैश और z डैश बराबर z लिख लो, क्योंकि हम x डैश t डैश इनको ही मान के चल रहे हैं हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए इन दोनों को कंबाइंड हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 9। ठीक है, ये है आपके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो लास्ट में लिख लो, उतार लिया ये, फिर लिखो समीकरण 6, 7 व 9 जो डैश वाले मान हैं, समीकरण 6, 7 व 9 लॉरेंस रूपांतरण समीकरणों को प्रदर्शित करते हैं। लॉरेंस के रूपांतरण समीकरणों को प्रदर्शित करते हैं। तथा समीकरण 5, 8, समीकरण 5 व 8, और यहाँ से भी आप चाहो तो वही वैल्यूज निकाल सकते हो, आप लिख लो चाहे समीकरण 10 अलग से, जैसे y बराबर वाई डैश हो जाएगा, z बराबर z डैश हो जाएगा, समीकरण 10 लिख लो। वही वाली चीज़ है, आप दोनों, इनमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं था, फिर भी लिख लो। तो समीकरण आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 5, 8 व 10 किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों को व्यक्त करते हैं। व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, समझ में आ गया। अब आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको एटलीस्ट ये एक्स डैश की और टी डैश की, क्योंकि वाई डैश जेड डैश में तो कुछ याद करने जैसे है नहीं, वो तो बराबर ही है, बाकी आपको एक्स डैश टी डैश ये दोनों मान कैसे बिल्कुल याद होने चाहिए। टी डैश एक्स डैश मान जो है वो बिल्कुल अच्छे से आपको याद होने चाहिए। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, एक तो मैंने आपको दो नाम बताए थे, एक तो आपको बताया टाइम डायलेशन, ठीक है, या इसे काल विस्फारण कहते हैं, काल विस्फारण, ठीक है, काल विस्फारण या फिर टाइम डायलेशन। एक होता है आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, या लंबाई में संकुचन। तो टाइम का तो आप देख चुके हो, ऐसा टी और टी डैश का मान हमने देखा है, मतलब केवल वही है कि दोनों में आपके पास कोई भी घटना है तो दोनों का जो टाइम होगा वो सेम नहीं होगा। टी1 बराबर टी2 आपने लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि टी1 डैश भी बराबर हो जाए टी2 डैश के, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, टाइम डायलेशन, की टाइम में कुछ ना कुछ डिले ज़रूर होता है। मतलब एक फ्रेम में अगर टाइम जो है आपका स्पीडली भाग रहा है, तो आपको दूसरे फ्रेम में वही टाइम कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा सुस्त दिखाई देगा, थोड़ा धीरे भागता हुआ दिखाई देगा। तो ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, काल विस्फारण कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथ से रिलेटेड कोई समीकरण नहीं निकाली अभी तक अपन ने, तो अपन इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। छोटा सा ही है इस पे, क्योंकि कई बार फॉर्मूले इनके एक्चुअली में याद रखने ज़रूरी हैं, तो कई बार फॉर्मूले पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है। तो हेडिंग दो एक आप, लंबाई में संकुचन। लंबाई में संकुचन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लंबाई में संकुचन या फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो, हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी मान लीजिए, दो हमने निर्देश तंत्र ले लिए हैं, एक ही ले लिया एस, एक हमने ये ले लिया है एस डैश,
बराबर में ही है दोनों, ठीक है ना, बराबर में बनाना। एस और एस डैश ले लिया। हमने क्या बात की थी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। कोई अगर कोई छड़ है एक फ्रेम में अगर रखी हुई है तो दूसरे में भी उसकी लंबाई उतनी ही होगी। ये आप देखना चाह रहे हैं कि लंबाई उतनी होगी या फिर कुछ चेंज होगी। तो मान लो एस फ्रेम में अपने पास एक छड़ रखी हुई है, ये हमने मान ली ये छड़ है, ठीक है, वो मूल बिंदु हो गया। और ये छड़ जो है यहाँ पर, ये छड़ हमने मान लिया कि कोई बी वेग से गतिशील है। छड़ कैसी है हमारी, बी वेग से गतिशील है, ठीक है। तो इस छड़ की लंबाई हमने ले ली एल, लंबाई हमने मान ली छड़ की। छड़ की लंबाई कितनी हो गई, एल लंबाई हो गई। क्लियर है। साथ के साथ हमने दूसरा निर्देश तंत्र ले लिया एस डैश। एस डैश निर्देश तंत्र हमने लिया, इसमें जो छड़ है हम मान रहे हैं कि इसमें जो छड़ है वो कैसा है, स्थिर रखा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा। इसकी लंबाई हमने कितनी मान ली, एल नॉट मान ली। इसमें छड़ आपका स्थिर रखा हुआ है। और ये जो निर्देश तंत्र है, ये निर्देश तंत्र किसी वेग v से गति कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने बात की छड़ की कि अगर छड़ गति कर रहा हो तो, और यहाँ पर छड़ तो स्थिर रखा हुआ है लेकिन आपका निर्देश तंत्र एस डैश जो है वो गति कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप लिखो एक छड़ निर्देश तंत्र एस डैश में, एक छड़ निर्देश तंत्र एस डैश में, इनके सापेक्ष ये एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स डैश अक्ष है। तो इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हमने मान लिया x1, तो ये हो गई x2। इधर हमने लंबाई मान ली x1 डैश, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी x2 डैश, ठीक है। तो लिखो एक छड़ निर्देश तंत्र एस डैश में एक्स अक्ष के अनुदिश विराम अवस्था में रखी गई है। एस डैश के अनुदिश विराम अवस्था में रखी गई है, एक्स अक्ष के अनुदिश विराम अवस्था में रखी गई है, फुल स्टॉप। एस डैश में स्थित प्रेक्षक के अनुसार, एस डैश में स्थित प्रेक्षक के अनुसार छड़ के सिरों के निर्देशांक, छड़ के सिरों के निर्देशांक कितने हैं, x1 डैश व x2 डैश हैं। कि कोई ऑब्जर्वर अगर इस एस डैश फ्रेम में खड़ा होकर देख रहा है तो वो देख रहा है कि इसके निर्देशांक क्या है, x1 डैश और x2 डैश हैं, ठीक है। अतः एस डैश के प्रेक्षक के लिए छड़ की लंबाई, अतः एस डैश के प्रेक्षक के लिए छड़ की लंबाई एल नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश। समीकरण नंबर 1, लंबाई हो जाएगी एल नॉट इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश, ठीक है। तो देखो यहाँ एल नॉट क्या कहलाता है, एल नॉट कहलाता है प्रॉपर लेंथ, यानी कि उपयुक्त लंबाई। यहाँ एल नॉट उपयुक्त लंबाई या प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर लेंथ क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर जो छड़ है वो मूव नहीं कर रही, वो बिल्कुल विराम अवस्था में रखी हुई है। देखो जिस किसी भी तंत्र में, जिस किसी भी तंत्र में, जिस किसी भी तंत्र में छड़ विराम अवस्था में है, छड़ विराम अवस्था में है, उसकी लंबाई उपयुक्त लंबाई कहलाती है, उसकी लंबाई उपयुक्त लंबाई कहलाती है, ठीक है। ये बात हो गई एस डैश की, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, अब यदि एस डैश, अब यदि एस डैश कॉमा एस फ्रेम के सापेक्ष, एस फ्रेम के सापेक्ष v वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, तथा एस फ्रेम में स्थित प्रेक्षक, तथा एस फ्रेम में स्थित प्रेक्षक जिसे यह छड़ गतिमान लग रही है, जिसे यह छड़ गतिमान लग रही है। यहाँ कौन सी छड़ की बात हो रही है,
एस में जो रखी हुई है, मतलब एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो सिर्फ यही कहने की बात है कि आइंस्टीन ने यही चीज़ कही थी कि आप दुनिया में किसी भी पॉइंट पर खड़े हो जाओ, आपको सारी चीज़ें एक जैसे नहीं दिख सकती। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब यही था कि हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु, हर एक पर्सन अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष अलग अलग चीज़ को अलग अलग तरीके से देखता है। जैसे कि यहाँ बात ये हो रही है कि देखो ये एल नोट, ये जो छड़ है ये हमारी फिक्स रखी हुई है, गति कौन कर रहा है, ये फ्रेम गति कर रहा है। अब उस फ्रेम के अंदर रखी हुई कोई वस्तु है तो वो भी ऑब्वियसली सी बात है गति करती हुई दिखेगी। जैसे आपने किसी गाड़ी में कोई ड्रम रख दिया, तो अगर वो गाड़ी चलेगी तो सिंपल सी बात है आपको वो ड्रम भी गति करता हुआ दिखेगा, जबकि वो ड्रम उस पर फिक्स रखा हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरा ऑब्जर्वर हमने ले लिया जो कि कोई एस फ्रेम में स्थित है। एस फ्रेम अपनी जगह पर फिक्स है, ये गति नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि ये अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा होकर के देखेगा तो उसे क्या होगा कि अपने रेस्पेक्ट में वो वाला जो गति कर रहा है उसे ये नहीं दिखेगा कि वो गति कर रहा है, उसे ये वाली जो छड़ है ये गति करती हुई दिखेगी। एग्जाम्पल, जैसे कि हम कोई ट्रेन में बैठे होते हैं और हमारे जस्ट पैरेलल में दूसरी ट्रेन लगी होती है, तो जब दोनों ट्रेनें बिल्कुल बराबर में खड़ी है, वो ट्रेन भी खड़ी है ये भी खड़ी है, आप देखो कि शुरुआत में जब ट्रेन चलना शुरू होती है, जब बिल्कुल स्लो स्लो चलती है, हमें उतना धक्का नहीं लगता, तब हमें कई बार समझ में नहीं आता कि हमारी ट्रेन चल रही है या उनकी ट्रेन चल रही है। अगर उनकी ट्रेन भी चल रही होती है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद हम चल रहे हैं, क्योंकि वो गति एक दूसरे के सापेक्ष होती है, एक पीछे तरफ छूटता जाता है। यहाँ भी सेम चीज़ हो रही है, ये अपनी जगह फिक्स बैठा है, लेकिन वो जब इससे आगे निकलेगा तो इसे लगेगा कि शायद ये जो छड़ है ये गति कर रही है। क्लियर है। हाँ तो देखो, जिसे यह छड़ गतिमान लग रही है, कॉमा छड़ के दोनों सिरों के निर्देशांक, छड़ के दोनों सिरों के निर्देशांक एक ही समय t पर क्रमशः x1 व x2 हैं, क्रमशः x1 व x2 हैं, तो इस छड़ की लंबाई, कितनी हो जाएगी, L इक्वल टू x2 माइनस x1। समीकरण नंबर 2, L इक्वल टू x2 माइनस x1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों के आपके पास में लंबाई का मान आ गया। ठीक, अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हमने क्या देखा था, देखो अब हम समीकरण यूज लेते हैं, तो लॉरेंस रूपांतरण से एक्स डैश इक्वल टू क्या पढ़ा था, गामा एक्स माइनस वीटी होता है। समीकरण हमने पहले ये पढ़ी थी कि एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस वीटी होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स डैश के मान दो हैं, x1 डैश भी है x2 डैश भी है, इम्प्लाइज इसे आप नाम ले लो समीकरण 3। तो x1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, गामा x1 माइनस वीटी, टाइम दोनों का सेम ही है, और x2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, गामा x2 माइनस वीटी। क्लियर है, हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम समीकरण 1 से मान निकाले x2 डैश माइनस x1 डैश का, तो ये मान किसके बराबर आ जाएगा, implies x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर, दोनों में से गामा तो कॉमन है ही, गामा कॉमन आ जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 माइनस वीटी माइनस x1 प्लस वीटी, वीटी से वीटी कैंसर, मतलब कि x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर बच जाएगा गामा x2 माइनस x1। ठीक है, x2 डैश माइनस x1 डैश किसके बराबर है, L नॉट के बराबर, बराबर गामा इंटू एल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, या फिर L नॉट इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, L अपॉन गामा का मान रख दो √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये तो मान आ जाएगा L नॉट का। L नॉट क्या है, प्रॉपर लेंथ, ठीक है, जो विराम अवस्था में उसका, और या फिर यहाँ से और L का मान आप निकाल सकते हो, L बराबर कितना हो जाएगा, गामा इंटू L नॉट, L बराबर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा, गामा इंटू L नॉट हो जाएगा, सॉरी गामा L नॉट अपॉन में गामा हो जाएगा, L नॉट अपॉन गामा, क्योंकि गामा का मान 1 अपॉन में होता है ना, इसलिए 1 अपॉन में। ठीक है, यहाँ पे से क्या लिख सकते हो, √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू में L नॉट।
नाम दे देना आप। समीकरण नंबर 3 हो गई, ये हो जाएगा आपका समीकरण 4, ठीक है। ये समीकरण 5 और ये समीकरण 6। एल की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ से आप, या फिर आप एल नोट का मान भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एल बराबर आपको क्या दिख रहा है, एल नोट अपॉन में गामा, मतलब कि एल नोट का मान जो है वो एल से ज़्यादा है। एल नोट का मान कितना है कि आप एल को गामा फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तब वो एल नोट के इक्वल में जाएगा। मतलब कि जो हमने पहले जो छड़ ली थी, हमने एस फ्रेम में जो हमारे पास छड़ थी उसका मान, जिसकी लंबाई हमने एल के बराबर ली थी, ठीक है। और जब हम दूसरा जो गतिशील हमारे पास निर्देश तंत्र था, फ्रेम था एस डैश, जिसमें लेंथ हमारे पास क्या थी, एल नोट प्रॉपर लेंथ आ रही थी, तो उस प्रॉपर लेंथ की लंबाई जो थी उस कंडीशन में उसका मान कैसा था, ज़्यादा था। एल नोट का मान इसका मतलब ज़्यादा है, इसका मतलब उस गतिशील फ्रेम के सापेक्ष अगर हम एस में देखें तो लंबाई में कैसी आ गई, कमी आ गई, क्योंकि एल का मान एल नोट से कम है। इस कमी को ही क्या कहा जाता है, लंबाई में संकुचन कहा जाता है, ठीक है। प्रॉपर लेंथ तो किसको कहा है, एल नोट तो क्या आपके पास प्रॉपर लेंथ है कि जब छड़ विराम अवस्था में, छड़ तो गति कर नहीं रही, गति कौन सी छड़ कर ली थी, एस फ्रेम की छड़। देखो दोनों में चीजें उल्टी कैसे हुई, फ्रेम एस आपका फिक्स था, एस डैश फ्रेम मूव कर रहा था, जबकि छड़ क्या थी, एस डैश फ्रेम की छड़ बिल्कुल गति नहीं कर रही थी, जबकि एस फ्रेम की छड़ जो थी वो उसके सापेक्ष गति करती हुई दिख रही थी। तो उसके सापेक्ष गति के कारण अगर हम एस डैश फ्रेम में किसी छड़ की लंबाई देखते हैं जो कि एल नोट के बराबर है, और अगर वही लंबाई हम एस फ्रेम में देखेंगे तो हमें उसके रेस्पेक्ट में गतिशील दिखाई देगी, तो उसकी लंबाई कुछ कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी कि आप गामा से मल्टीप्लाई करोगे एल को तब वो एल नोट के बराबर आएगा, मतलब कि इतना मान जो है वो कम हो जाएगा आपके पास। और ये कमी क्या कहलाती है, लंबाई में संकुचन, मतलब लंबाई थोड़ी संकुचित हो जाती है, कम हो जाती है। नोट कर लिया, लिख लो इसमें कि अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है क्या कि एल लेस देन है एल नॉट से। लेस देन समझ में आता है ना कि कोई वैल्यू है, एल की वैल्यू है, उसको आप किसी और वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, गुणा करने का मतलब उसका मान कुछ ना कुछ बढ़ेगा, तो गुणा करने के बाद में वो मान एल नोट के बराबर आएगा, इसका मतलब एल नोट ज़्यादा है, तभी तो आप उसको मल्टीप्लाई करके किसी और वैल्यू से तब आप उसके बराबर आ पा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब एल नोट का मान क्या है, एल से ज़्यादा है। अतः स्पष्ट है एल जो है लेस देन एल नॉट। अतः छड़ की लंबाई एल, अतः छड़ की लंबाई एल जो एस फ्रेम द्वारा नापी गई है, जो एस फ्रेम द्वारा नापी गई है, जिसके सापेक्ष छड़ गतिशील है, जिसके सापेक्ष छड़ गतिशील है, कोमा उसकी उपयुक्त लंबाई एल नॉट से, उसकी उपयुक्त लंबाई एल नॉट से गुणक, एल नॉट से गुणक अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर गुणा कम हो जाती है। उसकी उपयुक्त लंबाई एल नॉट से अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर गुणा कम हो जाती है। स्टॉप। किसी प्रेक्षक के सापेक्ष, किसी प्रेक्षक के सापेक्ष गति की दिशा में, किसी प्रेक्षक के सापेक्ष गति की दिशा में लंबाई का यह संकुचन, लंबाई का यह संकुचन, लंबाई संकुचन, लंबाई का यह संकुचन क्या कहलाता है, इसे या तो आप कह सकते हो लंबाई संकुचन मतलब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, या लॉरेंज संकुचन, या लॉरेंज संकुचन कहलाता है, लॉरेंज संकुचन कहलाता है, ठीक है। ये फॉर्मूले डायरेक्टली याद रखना है, एल का, एल नॉट का। आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा न्यूमेरिकल तो उसमें पहले आपको ये पहचानना होगा कि लेंथ में से एल नॉट कौन सी लेंथ है और एल कौन सी लेंथ है, ठीक है। जो आपको विराम अवस्था में दे रखी हो, जो छड़ आपको विराम अवस्था में दे रखी हो वो लंबाई कौन सी होगी, उसको आप प्रॉपर लेंथ लोगे, एल नॉट लोगे,
ठीक है। और जो दूसरे वाली होगी जो कि उसके सापेक्ष में गति करती हुई दिखाई देगी एक्चुअल में, जबकि वो कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी, वो लंबाई कौन सी होगी आपकी, एल होगी। हाँ जी, एक क्वेश्चन देखिए, लॉरेंज रूपांतरण के सीधे उपयोग से सिद्ध कीजिए कि व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर का मान निश्चल रहता है। ये क्वेश्चन आपको एक करवा रही हूँ मैं, क्योंकि आपका 2-3 बार आया हुआ है। अभी लेटेस्ट 2019 में आया हुआ है, उससे पहले 2014 में आया है, 19 में आया हुआ है, और अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो। इससे आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से अब हमें वैल्यूज को यूज में लेना है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि इसका मान निश्चल रहता है। किसके थ्रू प्रूफ करना है हमें, लॉरेंज रूपांतरण के द्वारा। अब निश्चल रहने का मतलब मैंने आपको बताया है, निश्चल का मतलब होता है कि समान रहना, मतलब कि ये वैल्यूज आपको क्लियरली दिख रही है, एस फ्रेम की वैल्यूज है, जनरली हम एस फ्रेम को ही लेते हैं, एक्स वाई जेड है। और निश्चल रहने का मतलब है कि अगर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप यही वैल्यू किसी दूसरे फ्रेम में लेते हो आप, मतलब कि दूसरे फ्रेम में आपके पास कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के फॉर्म में आ जाएगा, तो आपको ये प्रूफ करना है कि उस फ्रेम में भी वैल्यू जो है ये बराबर रहेगी। ठीक है, मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, तो देखो यहाँ से हम प्रूफ में चलते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि किसी दूसरे, अगर हम निर्देश तंत्र की बात करें तो वहां भी हमारे पास ये मान जो है एज इट इज इक्वल आएगा। क्या कि लॉरेंज रूपांतरण से सिद्ध करना है। पहली बात तो यही होती है एग्जाम में कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगी क्या प्रूफ करना है। तो अब देखो क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के देख लिया कि ये मान निश्चल रहता है, तो आपको सबसे पहली चीज़ है कि निश्चल का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। निश्चल का मतलब होता है समान। ठीक है, दूसरा पहचानना क्या है कि समान तो किसके समान रहता है, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको पूरी वैल्यू टोटल किस में दे रखी है, एस फ्रेम में। तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर एस डैश फ्रेम में भी आप ये मान लो तो समान रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस, सिद्ध क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल हो जाए किसके, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर के। समीकरण नंबर 1 देख रहे हो आप, दोनों मान एग्जैक्टली समान है, आपके पास कोई भी साइन चेंज नहीं हुए, चिन्ह प्लस माइनस एज इट इज है, ओनली वैल्यूज। तो ये पूरी वैल्यू आपको क्लियरली दिख रही है, एस फ्रेम के मान है, ये पूरा एस डैश फ्रेम का मान है। इसका मतलब एक्स फ्रेम में हमारे पास, एस फ्रेम में अगर हमारे पास ये पूरा व्यंजक आ रहा है तो एस डैश फ्रेम में भी ये व्यंजक हमारे पास एज इट इज रहे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, किसके द्वारा प्रूफ करना है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से। तो इसमें नेक्स्ट लिखो, पहली बात तो प्रूफ क्या करना है ये समझ में आ गया। अब लिखो इसमें, यहाँ यहाँ एक तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड टी। ठीक है, तथा दूसरे नंबर पे कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। लिख लो एक्स वाई जेड टी तथा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश किसी एक घटना के, किसी एक घटना के क्रमशः क्रमशः एस तथा एस डैश तंत्रों में, क्रमशः एस तथा एस डैश तंत्रों में निर्देशांक हैं, निर्देशांक हैं तथा एस डैश फ्रेम, तथा एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष, एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष प्लस एक्स अक्ष के अनुदेश, प्लस एक्स मतलब इधर तरफ जाते हैं ना जनरली, तो प्लस एक्स अक्ष के अनुदेश नियत वेग v से गति कर रहा हो, नियत वेग v से गति कर रहा हो, तब तब हमने ये बात क्यों कही, क्योंकि यहाँ हम किसको यूज ले रहे हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम ये मान करके ही चलते हैं, अभी हमने प्रूफ किया है कि आपका कोई एस फ्रेम है और इसके रिस्पेक्ट में एस डैश फ्रेम है जो कि टी डैश टाइम के साथ v वेग से गति कर रहा है, तभी तो हम
हमने क्या कहा कि इसमें आपके चेंज आएंगे, ठीक है। चेंज किस में आएंगे, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन से कंफ्यूज में तो आप इस डायरेक्शन में ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या कहा था कि अब एस डैश गति कर रहा है तो एस डैश के जो कोऑर्डिनेट्स है उनमें चेंज आएगा, मतलब वैल्यू आपके पास एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश की आएगी। यही लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन थे। तो इसीलिए हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि कोई दो फ्रेम है, ये उन दोनों के निर्देशांक हो गए और एक रेस्ट में है, विराम अवस्था में, जबकि दूसरा उसके रेस्पेक्ट में गति कर रहा है। तो यहाँ से आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से सारे फॉर्मूले लिख लो। तब लॉरेंस रूपांतरण से क्या होता है आपका एक्स डैश बराबर क्या होता है, गामा एक्स माइनस बी टी। क्लियर है, एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस बी टी होता है, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड। क्लियर है। एक और हमने देखा था टी डैश। टी डैश क्या होता है, टी डैश बराबर होता है गामा टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। टी डैश बराबर गामा इंटू टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है, ये वैल्यूज है जहाँ गामा का रिजल्ट आपको पता है। तो अब आपको ये सारे मान रखने हैं। अब एक्स वाई और जेड डैश सारे जेड वाले डैश वाली वैल्यूज है तो उनको ऑब्वियसली सी बात है आप इस साइड ही रखोगे, ठीक है। ये सारे मान हमने लिख लिए हैं। तो हम यहाँ से ये क्या है, ये हमारा कोई भी समीकरण होती है तो उसमें आपको पता है एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, मतलब एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। तो यहाँ हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, दायां पक्ष बराबर क्या है, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर है। गामा की वैल्यू भी यहाँ पे चाहे लिख लो, 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सारी वैल्यूज हम एक बार में डाल देंगे, ठीक है। तो सभी मान रखने पर सभी मान रख दो। पहला एक्स डैश का स्क्वायर, तो आपके पास देखो ये हो जाएगा एक्स माइनस बी टी का स्क्वायर, गामा की वैल्यू रखोगे 1 में और इसका स्क्वायर मतलब अंडर रूट हट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। एक्स डैश का स्क्वायर रखना था तो इसका स्क्वायर तो ऐसे लिख दिया, गामा का वैल्यू 1 में है और अंडर रूट है तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, प्लस वाई डैश स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस जेड डैश स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, वाई और जेड टर्म में आ जाएगा, वाई डैश और जेड डैश का मान वाई जेड माइनस सी स्क्वायर, टी डैश स्क्वायर का मान रखो यहाँ से। तो फिर आपके पास वैल्यू एक तो क्या आएगी, टी स्क्वायर माइनस, या सॉरी एक साथ लिख लेते हैं इसका होल स्क्वायर, टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, वही गामा है और उसका स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है, ये हमने सारी वैल्यूज डाल दी है, दायां पक्ष लेकर के चल रहे हैं। ये पूरा मान बराबर किसका है, ये दायां पक्ष उसी का मान हम लेके चल रहे हैं, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक्स माइनस बी टी होल स्क्वायर अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम ले लिया, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे वैल्यू एक तो टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपॉन में फिर ऐसे ही एलसीएम आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर लेकर के आओ तो ये वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला इंटू में आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस बी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इंटू में ये वैल्यू भी ऊपर आ जाएगी सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू में टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए हमने लिख दिया दोनों साइड में। अब
अगर यहाँ दोनों में से देखो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों में से कॉमन ले लो, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बच जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा एक्स माइनस बी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये तो कॉमन आएगा नहीं इसमें से, इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो पहले में से ये वैल्यू बच गई। यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक सी स्क्वायर बच जाएगा और इनटू में आ जाएगा टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बच जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ टर्म में से कॉमन ले लिया और बाकी बीच वाली दोनों वैल्यूज एज इट इज आ गई। ये माइनस का था ना, माइनस माइनस, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर है तो खोल दो उसको, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज आ गई है वैल्यू। अब देखो यहाँ पर दोनों को खोलो, ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x बी टी, ठीक है, माइनस में सी स्क्वायर इंटू में यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 और माइनस में 2t बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है, एज इट इज हमने सारी की सारी वैल्यूज ले ली यहाँ से। सी स्क्वायर को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू देखो सी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस यहाँ सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा अपॉन में सी की पावर 4 है, तो ये दो पावर कट जाएगी, बच क्या जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2t(b)x और वैल्यू यहाँ पर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो ये टर्म भी हट गई और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका माइनस 2x/pt और प्लस 2x/pt कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू यहाँ पे क्या बच गई, सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में वैल्यू क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से रफ कर दूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी स्क्वायर है, सबसे मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं पूरे में, ठीक, मतलब सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर, वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम लेना तो आता होगा, सी स्क्वायर ले लोगे सब इससे मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा मान, ठीक है, मतलब ये आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर सी की पावर 4 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ पर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू ओनली क्या आ जाएगी माइनस की बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये सी स्क्वायर से अब सी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 अपॉन में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दोनों को थोड़ा चेंज कैसे करना पड़ेगा, आपके पास यहाँ सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसमें भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो वैल्यू क्या बचेगी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगी, ठीक है। बाकी एक्स स्क्वायर को हम इन दोनों के साथ में कंबाइन कर लेंगे, मतलब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसे आप ये लिख लो इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, एक तरीके से हमने इसके फैक्टर्स ले लिए, ठीक है, ये दोनों कॉमन मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको ये चारों की चारों टर्म्स मिल जाएगी, ऐसे फैक्टर्स लेने हैं आपको, ठीक है, और ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये मान बच जाएगा,
तो देखो पूरा मल्टीप्लाई में है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी ये कैंसिल आउट। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ हम इसे और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। और यही था हमारा बायां पक्ष, किसके बराबर मिल गया है, ये वैल्यू मिली है बराबर बायां पक्ष या फिर लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लेकर के चले थे, उसको सॉल्व किया और उसको सॉल्व करने पर वैल्यू हमें लेफ्ट हैंड साइड के बराबर मिल गई। इसका मतलब वैल्यू हमारी प्रूफ हो गई कि दोनों मान कैसे होंगे, ये बराबर होंगे। यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये मान जो है समान रहता है, आप किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर इनकी वैल्यूज लेते हो तो भी। तो हमने दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैल्यू ली थी, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के टर्म में उसको सॉल्व किया तो वैल्यू इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार आया हुआ था, इसलिए क्वेश्चन करवाया है। अब आपका सिलेबस है कंप्लीट। अब आपका ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई सा भी नहीं रहा है, क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हो गए। टाइम डायलेशन करवाया है, जैसे आज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन करवाया है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लोग खुद ही करके देख लेना, आ जाएगा। आप तो नॉर्मल से फॉर्मूले होंगे जिनकी मतलब ओनली फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करना। आपकी क्लासेस यहाँ ओवर हैं मैकेनिक्स की। गुड बाय।